वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज़ अपनी चल रही है उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। तो उसमें टॉपिक हो गए अपने 16 तक। 16वां जो टॉपिक था वो था मध्य एशिया से संपर्क और उनके क्या क्या परिणाम हुए भारत में। और आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 17, सातवाहन युग। इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे हम। और टेस्ट काउंटिंग में नंबरिंग की बात करें तो ये टेस्ट होगा 53 नंबर का। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 53 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। टॉपिक नंबर 16, सातवाहन युग। पहला प्रश्न क्या बनेगा इससे? सातवाहन राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इन लोगों ने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत में सत्ता स्थापित की और इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित हुआ। इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कण्व थे सातवाहनों के। देखिए बिल्कुल पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, लेकिन तीसरा वाला इनकरेक्ट है। सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जो थे वो शक थे, शक। तो थर्ड को हटा दो, जहां जहां थर्ड है वो नहीं होगा, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए सातवाहन शासकों ने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत और दक्कन में सत्ता स्थापित की, तो पहला करेक्ट है। दूसरा वाला भी करेक्ट है। आरंभिक सातवाहन शासकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र में था, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित की। सातवाहन राज्य का विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में था। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक थे, शक न कि कण्व। और शकों का राज्य दक्कन और पश्चिमी भारत में स्थापित हुआ। तो तीसरा असत्य है। दूसरा प्रश्न है, सातवाहन राज्य के उदय की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सातवाहन राज्य था वो अच्छे से फला फूला, उसी का कारण क्या क्या? उनके पास लोहे के फाल का प्रयोग करने का तरीका आता था। धान रोपण की विधि उनको पता थी। नगरीकरण, लेखन कला उनके पास थी। कौन कौन सा सही है इसमें? सातवाहन राज्य उदय हुआ, लोहे के फाल का प्रयोग वो करते थे, धान रोपण विधि उनको आती थी, नगरीकरण के बारे में ज्ञान था, लेखन कला आती थी। बिल्कुल सारे के सारे हैं ये। 1 2 3 4 डी है इसका आंसर। देखिए सातवाहन राज्य का उदय ऊपरी गोदावरी घाटी में हुआ था। वहां पर लोहे के फाल का प्रयोग, धान रोपण विधि से धान का प्रचुर उत्पादन होता था। नगरीकरण में अमरावती व नागार्जुन कोंड प्रमुख नगर और लेखन कला आदि सातवाहन राज्य की उदय की विशेषताएं थीं। तीसरा प्रश्न है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। उसने क्षहरात वंश के शासक नहपान को हराया। उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी से रिलेटेड। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन जिसमें भी होगा वही आंसर है, डी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को फिर से स्थापित किया था। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा, तो पहला करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है, उसने क्षहरात वंश के शासक नहपान को हराया था। और नहपान के 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास मिले हैं। उन पर सातवाहन राजा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह हैं। और उसके समय में शासन उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी है इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमायिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने प्रतिष्ठान यानी पैठन को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया। वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ। वाशिष्ठी पुत्र पुलुमायिन, बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए इसके काल में सातवाहन साम्राज्य की राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान बनी। सौराष्ट्र यानी कठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने उसे 2 बार पराजित किया। ठीक है, 2 बार वो भी।
पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासिष्ठीपुत्र पुलुमायीन, रुद्रदामन प्रथम, यज्ञश्री सातकर्णी। किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? बताइए। वासिष्ठीपुत्र पुलुमायीन इसका आंसर नहीं है, रुद्रदामन प्रथम नहीं है, गौतमीपुत्र सातकर्णी होगा या होगा यज्ञश्री सातकर्णी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जलयात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, जो जलयात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सातवाहन काल की भौतिक संस्कृति के संदर्भ में विचार करना है। तीन तीन कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, इनके सिक्के स्वर्ण तथा शीशे के बने होते थे। ये लोग दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे। दक्कन के बड़े हिस्से में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था सातवाहन काल में। देखिए, सातवाहनों के जो सिक्के थे वो शीशे के बने होते थे, यानी लेड के। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के सिक्के थे, इनके पास तांबे के सिक्के थे, लेकिन सोने के सिक्के नहीं चलाए इन्होंने। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। ये लोग दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे, दूसरा वाला सही है। दक्कन के बड़े हिस्से में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, तो दूसरा तीसरा सही है। अब ऑप्शन ही नहीं है दूसरा तीसरा, यहाँ थोड़ा छूट गया है, 2 और 3, तो बी है इसका आंसर। ठीक है, 2 और 3। देखिए, सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया था। उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। इनके सिक्के अधिकांश शीशे के थे, यानी लेड के बने होते थे। इसके अलावा प्रोटीन के थे, तांबे के थे और कांसे के थे, सोने के नहीं थे। तो पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। सातवाहन दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे। विदेशी विवरणों में आंध्र प्रदेश कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो दूसरा वाला करेक्ट है। दक्कन के बड़े हिस्से में परम उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई, तीसरा वाला भी सही है। नंबर 7 पर आ जाइए। सातवाहन साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इन्होंने उत्तरी भारत में पकी ईंटें, छल्लेदार कुएं और लेखन कला को ग्रहण किया। उत्तरी भारत से पकी ईंट, छल्लेदार कुओं और लेखन कला को ग्रहण किया। और पेडम्बंकुर में ईंटों के 22 कुएं पाए गए हैं। इनका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था। और वासिष्ठीपुत्र पुलुमायीन ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को 2 बार पराजित किया था। देखिए, उल्टा लिखा है, रुद्रदामन प्रथम ने वासिष्ठीपुत्र पुलुमायीन को 2 बार पराजित किया था, तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट। ऊपर था तो किसी स्टेटमेंट में ये कथन। देखिए, शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहन शासक वासिष्ठीपुत्र पुलुमायीन को 2 बार पराजित किया था, परंतु वैवाहिक संबंध होने के कारण उसका नाश नहीं किया, तो गलत है पहला स्टेटमेंट, बाकी सारे सही हैं। दक्कन के लोगों ने उत्तर भारत से सिक्के, पकी ईंट, छल्लेदार कुएं और लेखन कला आदि का प्रयोग सीखा। और करीमनगर जिले के पेंडुवंकुर में पकी ईंट और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं पाए गए हैं। सातवाहन काल के मिले रोमन सिक्कों में सातवाहन रोमन के बीच बढ़ते व्यापार के संकेत मिलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8। सातवाहन साम्राज्य के सामाजिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस काल में सबसे पहले भूमि अनुदान के रूप में दी जाने लगी। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक समाज था। वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम में जोड़ने लगे थे। बिल्कुल, सातवाहन साम्राज्य में वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम में जोड़ने लगे थे। सातवाहन साम्राज्य मात्र सत्तात्मक नहीं, पितृसत्तात्मक था और इस काल में सर्वप्रथम भूमि अनुदान के रूप में दी जाने लगी। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा वाला गलत है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में देने की प्रथा चलाई थी। वे ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव दान में देते थे, तो पहला सही है। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि सातवाहनों में हमें मात्र सत्तात्मक समाज का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, परंतु सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, तो दूसरा वाला गलत है।
देखिए, इस काल में शिल्प और वाणिज्य में प्रगति व्यापक पैमाने पर हुई। वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम से जोड़ने लगे, तो थर्ड करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सातवाहन काल के प्रशासनिक तंत्र के संदर्भ में विचार करेंगे। इस काल में प्रशासनिक इकाइयां मौर्य साम्राज्य के समान थीं। इस काल के प्रशासन में सैनिक और सामंतवादी प्रचलन के लक्षण भी मिलते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, सातवाहन साम्राज्य में प्रशासनिक इकाइयां मौर्यों के समान थी और इनके समय में जिले के लिए आहार शब्द जो अशोक के समय प्रयुक्त होता था तथा उनके उत्तराधिकारी मौर्य काल की तरह अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सातवाहनों के प्रशासन में कुछ विशेष सैनिक और सामंतवादी लक्षण दिखाई पड़ते हैं और सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था ताकि दक्कन के जनजातीय लोगों को प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जा सके। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रधान गोलमेक कहलाता था? ग्रामीण क्षेत्र, सेना, आहार, प्रांत। गोलमेक कहलाता था किसका प्रधान? ग्रामीण क्षेत्र का। गोलमेक ग्राम का प्रधान कहलाता था। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम सौंपा जाता था। यह एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। वह ग्रामीण क्षेत्रों में शांति बनाए रखता था। गोलमेक। 11वां प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य में धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म को समान रूप से संरक्षण प्राप्त था। सातवाहन वंश में राजा और रानी दोनों वैदिक यज्ञों में भाग लेते थे। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का विशेष महत्व था। सातवाहन साम्राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का विशेष महत्व था। पहला दूसरा सही है, थर्ड को एलिमिनेट कर दो। देखिए, सातवाहन काल में ब्राह्मणों और बौद्धों को कर मुक्त भूमि दी गई और दोनों को समान संरक्षण प्राप्त था, तो पहला वाला सही है। महाराष्ट्र, पश्चिमी दक्कन के नासिक और जुनार क्षेत्रों में व्यापारियों से संरक्षण प्राप्त कर बौद्ध धर्म फला फूला, तो पहला सही है। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजयाभियान का नेतृत्व किया। आरंभ से ही राजाओं और रानियों ने अश्वमेध, वाजपेयी आदि वैदिक यज्ञ किए, तो दूसरा वाला भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट, इस काल में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ, ना कि हीनयान, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, कौन सा इसमें सही होगा? सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थीं। नागार्जुन कोंड और अमरावती सातवाहन शासनकाल में महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बन गए थे। देखिए, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों गलत है? सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, पहला वाला सही है। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था, द्वितीय श्रेणी का महाभोज और तृतीय श्रेणी का सेनापति। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंड और अमरावती नगर सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासनकाल में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बने, तो दूसरा वाला गलत है। और वहाँ दूसरा स्टेटमेंट क्या था? नागार्जुन कोंड और अमरावती सातवाहन शासनकाल में ही महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बन गए थे, जबकि इनके बाद बने थे। ठीक है, सातवाहनों के बाद बने थे ये। ठीक है, सातवाहनों के जो उत्तराधिकारी आए, जैसे कि इक्ष्वाकुओं के शासनकाल में बौद्ध संस्कृति के केंद्र बने अमरावती और नागार्जुन कोंड, न कि सातवाहन राज्य में, इसमें गलत था दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सातवाहन काल के चैत्य और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चैत्य और बिहार। चैत्य अनेक स्तंभों पर खड़ा हॉल के समान तथा विहार केंद्रशाला होती थी। सर्वाधिक प्रसिद्ध विहार कार्ले का है जो दक्षिणी दक्कन में स्थित है। चैत्र बौद्धों के मंदिर होते थे। बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। ये चैत्य और बिहार में डिफरेंस यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा है। चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे, ठीक है ये बात, ठीक है। चैत्य मंदिर और बिहार क्या है? बौद्धों के रहने का स्थान यानी निवास स्थान, तो ये भी ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो चैत्य है वो कार्ले का है, न कि बिहार, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट। चैत्य अनेक स्तंभों पर खड़ा हॉल के समान तथा बिहार केंद्रशाला होती थी, पहला सही है। तो इनकरेक्ट ढूंढना है, बी है इसका आंसर।
देखिए सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य जो है वो कार्ले का है, ना कि बिहार, जो पश्चिमी दक्कन में स्थित है। तो बी इनकरेक्ट, बाकी सारे करेक्ट। चैत्य और बिहार ठोस चट्टानों को काट बनाए जाते थे और यह विशाल शिला वास्तुकला का प्रभावोत्पादक उदाहरण है। चैत्य अनेकानेक स्तंभों पर खड़ा हॉल जैसा होता था और बिहार में एक केंद्रशाला होती थी जिसमें सामने के बरामदे की ओर एक द्वार रहता था। चैत्य बौद्धों के मंदिरों का काम करता था और विहार भिक्षुओं का निवास का। विहार चैत्यों के पास बनाए गए, उनका उपयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास के लिए होता था। तो चैत्य और विहार पूछ ले तो क्या है, बौद्धों के रहने का स्थान कौन सा है इसमें, विहार, और चैत्य क्या है, उनके मंदिर। नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। नागार्जुन कोंड के स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित हैं। अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी बने हैं। देखिए नागार्जुन कोंड के जो स्तूप हैं वो मंदिर, और अमरावती के जो स्तूप हैं वो भित्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित हैं। तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर है ये, मतलब ये दोनों के दोनों असत्य हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। देखिए नागार्जुन कोंड के स्तूपों में भित्ति प्रतिमाएं नहीं मिलती, इसमें बौद्ध स्मारकों के साथ साथ पुराने ईंट से बने हिंदू मंदिर भी हैं, और यह सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में उत्कर्ष के शिखर पर थे। अमरावती के स्तूपों में भित्ति प्रतिमाएं मिलती हैं, इनमें बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य चित्रित हैं। ठीक है, तो अमरावती में हैं भित्ति प्रतिमाएं, अमरावती में भित्ति प्रतिमाएं और नागार्जुन कोंड में हिंदू मंदिर। 14 हो गए हैं, 15 प्रश्न है इस टॉपिक में, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। तो अंतिम प्रश्न है, सातवाहनों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और इनके सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और गाथा हास सतसई की रचना हॉल नामक सातवाहन राजा ने की थी। गाथा हा सतसई या गाथा सप्तसती की बात कर रहा है ये, तो बिल्कुल हॉल नामक सातवाहन राजा ने की थी। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है एकदम, डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य हैं। सातवाहनों की राज्य की भाषा प्राकृत थी और इनके सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और क्या क्या, गाथा हा सतसई या गाथा सप्तसती हॉल नामक सातवाहन राजा की रचना है, इसमें सभी 701 श्लोक प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो बुक है भारत का प्राचीन इतिहास, इसके राइटर हैं राम शरण शर्मा। इसमें हमने 1 से लेकर 17 यानी सातवाहन युग तक हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। जो आखिरी टॉपिक है इसका, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, इसको कल कवर कर देंगे। उसके बाद एक पूरी बुक जो है समाप्त हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, और फुल टेस्ट सीरीज़ ये जितने भी हैं इनको PDF फॉर्म में आप प्राप्त कर सकते हो, उनका प्रिंट करा के पढ़ सकते हो। ठीक है, 1 टाइम पेमेंट है, पेड टेलीग्राम ग्रुप का। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं आप।